गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। रोज की तरह कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां और उस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन आज की सुर्खी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भारत की विशेष उपलब्धियां हैं जिसके बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए आज की कुछ सुर्खियों के बारे में। लेकिन फिर उससे पहले वही बातें मेरी कि अगर आप पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाइए और सीधे टेलीग्राम पे जाइए। वहाँ पे सब कुछ एक एक बात वहाँ पे बताई गई है। वहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है, विस्तार से चर्चा है। ठीक है, फिर जैसा आप वहाँ पर। ठीक है, आइए चलते हैं। आज की सुर्खी क्या है उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं, फिर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। भारत ने जीता खो खो विश्व कप 2025 चैंपियनशिप। चंद्रमा को पहली बार सांस्कृतिक धरोहर की खतरे की सूची में शामिल किया गया। खतरे की सूची में देखा जाएगा ये क्या चीज है। स्वामित्व योजना, पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड। अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला हुआ है। और पीएम म्यूजियम की नई टीम में स्मृति ईरानी, शेखर कपूर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में एक एक करके चर्चा किया जाए और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताऊंगा तो उसे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने पहली सुर्खी पे। भारत ने जीता खो खो विश्व कप 2025 का चैंपियनशिप। ठीक है, ये पहला विश्व कप था खो खो का और पहले ही विश्व कप में भारत ने उपलब्धि हासिल कर ली। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब अपने नाम कर लिया। ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब अपने नाम किया है हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। अब इसके बारे में देखा जाए, भारत ने 13 से 19 नवंबर तक, अब यहीं से इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, यहां से आप लोग नोट करते चलिएगा। 13 तारीख से 19 तारीख तक ये खेल का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरेना हॉल में आयोजित। पहले इंदिरा गांधी एरेना हॉल नई दिल्ली में। ठीक है, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया भारत ने। अभी मैंने बताया कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब भारत में आ गया है। विश्व कप का ये जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 13 जनवरी को हुआ था। किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। 13 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। इस ऐतिहासिक आयोजन में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था। 6 महाद्वीप के कुल कितने देश भाग लिए थे? 23 देश भाग लिए थे, जिसमें से 20 पुरुषों के लिए और 19 महिलाओं के लिए टीम आई थी, शामिल हुई थी इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखा है। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को और पुरुष टीम ने भी नेपाल को। बड़ी अच्छी बात यह है कि महिला टीम ने भी किसे पराजित किया? नेपाल को ही। पुरुष टीम ने भी किसे पराजित किया? नेपाल को ही। फाइनल में जब मुकाबला हुआ तो भारत और नेपाल का मुकाबला दोनों, क्योंकि खो खो जान ही रहे हैं हमारी भूमि से निकला हुआ है भारत और बगल में नेपाल, दोनों भिड़ गए नेपाल फाइनल में जा करके। तो महिला टीम ने नेपाल को पराजित किया 78 और 40 के गैप से, काफी बड़ा गैप था। पुरुष टीम ने 54 और 36 के गैप से हरा के खिताब जीता। ठीक है, भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, और पुरुष टीम के भी कप्तान कौन थे? प्रतीक वाइकर। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगल और पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर। सर्वश्रेष्ठ अटैकर किसे चुना गया? तो सुयश गरगेट को। कहां के हैं? भारत के। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर किसे चुना गया? रोहित वर्मा को, जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मेहुल, यानी कि ये भी भारत के हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखा जाए इसके बारे में। पुरुषों के फाइनल में
भारत की टीम ने नेपाल को 54-36 से अभी थोड़ी देर पहले देखा गया हराकर फाइनल खिताब जीता। ठीक है, फाइनल का खिताब जीता। भारतीय पुरुष टीम जिसको ग्रुप ए में रखा गया था, ग्रुप के मैचों में इसने ब्राजील, नेपाल और पेरू को हराया था। जबकि क्वार्टर फाइनल की बात किया जाए, तो क्वार्टर फाइनल में इसने श्रीलंका को पराजित किया, और सेमीफाइनल की बात किया जाए तो सेमीफाइनल में इसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। तब जाके वो फाइनल पहुंची, और फाइनल में जब पहुंची तो फिर नेपाल की टीम से उसका मुकाबला हुआ। ठीक है, अब महिला टीम पर नजर दौड़ाते हैं। तो महिला टीम की यात्रा में दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया से ग्रुप का मुकाबला हुआ था, जहां पे सभी ग्रुप के मैच जो जीत लिए। इसके बाद बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, यानी कि बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में हराया और दक्षिण अफ्रीका को इसने सेमीफाइनल में हराया। महिला टीम की बात हो रही है, और दोनों नोट कर लीजिएगा, पुरुष टीम और महिला टीम दोनों का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कथन कारण या जो एक या दो सही है, मिलान वाले हैं जो प्रश्न बनते हैं, उसमें इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से अगली जो सुर्खी हमारी थी, पहली बार चंद्रमा को पृथ्वी के बाहर एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF की 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, डेंजर हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। ये देखिए हमारे चंदा मामा पर खतरा मंडरा रहा है। ये मतलब ये काल्पनिक फिगर है। खतरा क्या मंडरा, मतलब देखा जाए क्या है। यह सूची जो है 2025 के लिए जारी की गई है। सीधी बात है, हम लोग 25 में बात कर रहे हैं, जनवरी के महीने में। चंद्रमा को इस सूची में शामिल करने का मकसद चंद्रमा पर बढ़ती मानवीय गतिविधियों से होने वाला नुकसान को सामने लाना है। ठीक, ये इस सूची के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि चंद्रमा पे जो मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं उससे चंद्रमा को नुकसान होगा। ठीक है, यह सूची यानी कि WMF वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड द्वारा प्रति 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। अंतरिक्ष में बढ़ती मानव एवं रोबोटिक गतिविधियों से इस ऐतिहासिक धरोहर को खतरा है। इस सूची में भारत के पहले से शामिल स्थल कौन कौन से है, तो हैदराबाद का मूसी रिवर फ्रंट और भुज यानी गुजरात का हमीरसर झील। ये भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि इस सूची में भारत के पहले से 2 स्थल शामिल हैं। कौन कौन, हैदराबाद का मूसी रिवर फ्रंट और भुज यानी कि गुजरात का हमीरसर झील शामिल है पहले से ही। ठीक है, अब अगली सुर्खी जो क्या थी वो क्या थी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसे एक जीएस का प्रश्न, करंट अफेयर तो चल ही रहा है हम लोगों का, लेकिन इससे जो है जो जीके जीएस या स्टैटिक जीके जीएस को कहा जाता है, ये कब लॉन्च किया गया था, तो 24 अप्रैल 2020 को। यह योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। लाभार्थी राज्य के बारे में बात किया जाए तो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये लाभार्थी हैं। अब इसमें 50,000 से अधिक गांव इसके लाभार्थी हैं। मतलब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज़्यादा गांव इसके लाभार्थी हैं। मुख्य तकनीक की बात किया तो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन आधारित तकनीक है ये। ठीक है, मुख्य इसका लाभ क्या है, ग्रामीण निवासियों को कानूनी संपत्ति दस्तावेज प्रदान करना, ये इसका मुख्य लाभ है। प्रभावित इससे समुदाय, इस योजना से कौन से समुदाय से अधिक प्रभावित, तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और भूमि विवाद को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगली बात देखिए, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला हुआ है, सुर्खी में आप लोगों ने देखा था। अब ये क्या है वर्जिन नारियल तेल, ये नारियल का तेल है। अंडमान निकोबार
द्वीप समूह का। ठीक है, तो इसके बारे में देखा जाए, वर्जिन नारियल तेल उत्पादन में शामिल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जा रहा है। ये एक विशेष अभियान है और इसे ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो विशेष प्रशिक्षण, एसएचजीएस को विपणन और ब्रांडिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे वर्जिन तेल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा और बिक्री कर सकें। वर्जिन तेल पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाला बनाता है। वैश्विक योगदान इसका क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस पहल की सफलता के लिए वैश्विक पहचान दिलाने का विश्वास व्यक्त किया था। ठीक है, मन की बात के कार्यक्रम के 118वें एपिसोड में इस विषय पर उन्होंने चर्चा की थी, जिसमें एसएचजीएस के माध्यम से सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर जोर दिया था। खैर, कुल मिला के बात यही है कि जीआई टैग मिला हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पर। ठीक, अब आइए, प्रधानमंत्री संग्रहालय की एक नई टीम गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निपेंद्र मिश्रा बने हैं, निपेंद्र मिश्रा। हालांकि इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, 5 वर्षीय कार्यकाल की पुनर्नियुक्ति कर दी गई है। इससे पहले भी यही थे, पुनर्नियुक्ति कर दी गई। नए सदस्य कौन कौन इसमें शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा, स्मृति ईरानी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, शेखर कपूर साहब को शामिल किया गया है जो फिल्म निर्माता है, राजीव कपूर साहब को शामिल किया गया है जो अर्थशास्त्री हैं, सैयद अता हसनैन साहब को शामिल किया गया है जो सेवानिवृत्त जनरल हैं, और वासुदेव कामत साहब को शामिल किया गया है जो संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय की तस्वीर है आपके सामने। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जाना जाए कि यह जो है ये संग्रहालय परिषद, इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 29 से बढ़ाकर के 34 कर दी गई है। ठीक है, ये संग्रहालय जो परिषद है इसके सदस्यों की संख्या 29 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। अब इसका नाम कब बदला गया? पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? 2023 में, 23 से पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो था नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय 2023 से पहले इसका नाम हुआ करता था। ठीक, 2023 में नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, उसको शॉर्ट में करते हैं PMML। का उद्देश्य क्या है कि सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। अब मूल इसकी स्थापना कब हुई थी? जो नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय जब नाम हुआ करता था, मूल स्थापना इसकी हुई है 1966 में। 1966 में स्थापित हुआ था, नेहरू स्मारक एवं संग्रहालय के नाम से के रूप में स्थापित हुआ था। 23 में इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। उसके पहले नेहरू के नाम से हुआ करता था। ठीक है, अब निचोड़ के रूप में आज के लिए एक प्रश्न आपके लिए, तो आप बताएंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला, पहली बार चंद्रमा और मंगल को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ये पहला कथन था। दूसरा कथन क्या है? यह सूची WMF वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड द्वारा हर 5 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। ये 2 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, और तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 2 कथनों को पढ़ना है। हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, उसी के आधार पे आपको चयन करना है कि दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। और सत्य है तो बताइए कौन सा सत्य है। ऑप्शन में पहला सत्य है तो पहला, दूसरा सत्य दूसरा, दोनों सत्य है तो दोनों, और दोनों नहीं सत्य हैं तो चौथा ऑप्शन लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इतनी उम्मीद तो करो कि अगर लगे कि हाँ मेरी कोशिश कामयाब हो रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर अगले किसी महत्वपूर्ण सुर्खी के साथ। तब तक के लिए